जी ऑनलाइन स्टोर से बात आ रही है। ये पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। रजिस्टर कॉलम बताएं क्या एंट्री हो रही है। जी सर बिजनेस नेम क्या है? शुरू कर लें। रीटा ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट यही करें क्या है? एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2019। ये ऑनलाइन स्टोर से बात आ रही है प्लीज। ये फर्स्ट पॉइंट में क्या बात हो रही है? ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस था 25 लाख, प्रोविजन बनी हुई है 4 लाख। फर्स्ट पॉइंट हो रहा था, पढ़ के बताएं क्या मसला है। हिम्मत रहे यार। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बताएं। कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट की जगह क्या एंट्री हुई है? मसला कहाँ है? एंट्री करवाएं, शुरू करें। ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो कितने से करेंगे? अमाउंट सुने जरा। अमाउंट रिसीव कितनी हुई है? 2,50,000 या 80%? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट अमाउंट रिसीव से क्रेडिट हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 80%। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 2 लाख। जी आगे डिस्काउंट अलाउ हुई है? कितने परसेंट डिस्काउंट अलाउ हुई है? तो 20% कितना बना? ठीक है यार। क्रेडिट क्या करें इसके अगेंस्ट? बैड डेट्स राइट ऑफ कितने हुए थे? 250। बैड डेट्स रिकवर तो हो गए हैं, लेकिन पैसे रिकवर करने के लिए तो 20% डिस्काउंट दी लग रही है। ठीक है, एंट्री सामने रखकर दोबारा पढ़ लें, कंसंट्रेट करें प्लीज। पिछले सालों में क्या हुआ था? 2.5 लाख के बैड डेट्स रिकॉर्ड हुए थे। इस साल रिकवर हुए हैं, लेकिन रिकवर जब हुए तो डेटर्स में क्रेडिट कर लिया। होना कहाँ क्रेडिट चाहिए था? बैड डेट्स में। लेकिन रिकवरी जब हुई है तो 20% डिस्काउंट भी दी है। ठीक है सर? यस। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 पढ़े सर। पढ़े पढ़े खुद से पढ़ के देखो, ट्रांसलेशन करें इसके। अपना डिसीजन ले जरा करनी।
परचेज रिटर्न की एंट्री सुना, परचेज रिटर्न्स की एंट्री सुनाए, दोबारा रिपीट कर दें। और नहीं यार, परचेज रिटर्न डेबिट नहीं भाईजान, सोच के यार क्या हो गया, परचेज रिटर्न डेबिट क्यों नहीं? ये तो सुबह दोपहर शाम एक ही एंट्री नहीं हो रही। प्लीज परचेज रिटर्न की एंट्री को रट्टा ना लगाएं, परचेजेस की एंट्री बोलें, परचेजेस की एंट्री बोलें, इस एंट्री को उलट करके रिटर्न लगाएं। बट ट्रेड पेबल्स डेबिट और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट एंट्रीज इन रख के दोबारा सेंटेंस पढ़ना। तो मसला कहाँ हुआ है? परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करने में या ट्रेड पेबल्स को डेबिट करने में? Purchase returns amounting rupees 5 lakh was mistakenly debited to कहाँ की बजाय? तो परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करने में मसला नहीं हुआ, परचेज रिटर्न्स ने डेबिट होना था ट्रेड पेबल्स में, और डेबिट कर कहाँ दिए? व्हाट इज द डेबिट एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न्स? अरे परचेज रिटर्न डेबिट ही है पूरी एंट्री सर, ट्रेड पेबल्स डेबिट एंड परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। तो इस एंट्री को अगर गौर से ज़हन में रखकर सेंटेंस पढ़ा जाए तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट में इशू नहीं है, परचेज रिटर्न्स को कहाँ डेबिट होना चाहिए था और कहाँ डेबिट हुई है? सही करवाएं जी, कैसे सही करो? ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट एंड ट्रेड पेबल्स डेबिट। अमाउंट बताओ, अमाउंट बताइए। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट क्यों है? गलत डेबिट हो गया था, हालांकि परचेज रिटर्न में डेबिट होना क्या चाहिए था? ट्रेड पेबल्स डेबिट होना चाहिए। क्या डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन हुई है? क्या डेबिट होना था और क्या डेबिट हो गया? हुआ तो डेबिट ही है, लेकिन कौन सा हेड डेबिट होने के बजाय कौन सा डेबिट हो गया? ठीक है प्लीज, नंबर 3 पढ़ेंगे प्लीज, थर्ड बुलेट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सीखे प्लीज। ये वाली तो एंट्री कम से कम करवा देंगे। नीड्स टू बी राइट ऑफ कर दिए, करना अभी क्या एंट्री करो? बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। कितने से हो रही है एंट्री? 80,000। ये बैड डेट्स रिटर्न आपका क्या मतलब होता है? एक्चुअल बैड डेट्स है प्लीज, ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पर। देन यहाँ पे अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एक सारी स्टोरी आनी है, प्रॉपर्ली रिवाइज कर दीजिएगा। ZT maintains, Zeta trader maintains provision for doubtful debts at 25% for balances outstanding for more than 6 months. Balances outstanding for more than 6 months का मतलब क्या होगा? ऐसे balances जिनसे रिसीवेबल 6 महीने से ज्यादा अरसे का हो गया, उसके अगेंस्ट कितनी प्रोविजन बनानी? 25%। एंड एज ऑन 30 जून 2019 सच balances aggregated to rupees 6 लाख। लेकिन इसमें किसका बैलेंस शामिल नहीं है? राणा एंड सन्स का। पीछे पेज पर है, ये राणा एंड सन्स साहब कौन थे? राणा एंड सन्स साहब कौन थे सर? इनके बैलेंस को हमने राइट ऑफ कर दिए, इनका बैलेंस वैसे भी 1 साल से ज्यादा हो गया। एंड 5% फॉर द रिमेनिंग बैलेंसेस। अब 25% अलाउंस किसके अगेंस्ट बनाना? ऐसे बैलेंसेस जो 6 महीने से ज्यादा पुराने हो गए और उनकी अमाउंट है 6 लाख रुपए, और जो रिमेनिंग बचेंगे उन पे 5% अलाउंस बनाना है। जो 25% वाला अलाउंस है, इसके साथ देखें, इसे कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस, और जो रिमेनिंग कस्टमर्स में अलाउंस बनाया जाता है इसे बोलते हैं जनरल अलाउंस।
तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स की दो टाइप्स हो जाते हैं समटाइम्स, स्पेसिफिक अलाउंस एंड स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर पे आपको डाउट है, खास तौर पर अगर किसी पे डाउट है तो उसके अगेंस्ट अगर आप अलाउंस बना रहे हो वो स्पेसिफिक कहलाएगा। और अगर ओवरऑल डाउट है, पर्सन स्पेसिफिक पता नहीं है, लेकिन जनरली आप बिजनेस की हिस्ट्री की वजह से डाउट रखते हैं कि पैसे शायद ना मिले, तो फिर वो जो अलाउंस बनाते हैं उसे जनरल कहते हैं। स्पेसिफिक किसे कहते हैं? अगर खास कस्टमर पे शक है तो स्पेसिफिक है, लेकिन अगर ओवरऑल खतरा लग रहा है पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन किस किस से नहीं मिलेंगे अगर वो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल लग रहा है नहीं मिलेंगे, तो फिर वो जनरल अलाउंस कहलाता है। ठीक है जी। अब इसका एक पॉइंट हमने पेज नंबर 159 देना निकाला, पेज 159, पेज नंबर 159 के पॉइंट नंबर 4 में आना। इसका अगर आंसर ढूंढ सके, मैं ढूंढ रहा इसका आंसर। इसके आंसर में जब आप जाएंगे तो दो एंट्रीज पहले तो लिखी थी हमने, और सर जी लिखी थी यार, फिर दो एंट्रीज देखने के बाद पॉइंट नंबर 4 का आखिरी सेंटेंस देखें सवाल में, तो उसने बताया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया गया है। तो क्योंकि डेटर्स में गलती थी, तो इसका मतलब फिर प्रोविजन जो बनाई गई होगी वो भी गलत रिकॉर्ड हो गई होगी। तो एंट्री देखें पॉइंट नंबर 4 की। फिर हमने अलाउंस की भी एक एडजस्टमेंट की थी, और अलाउंस को रिवर्स क्यों किया था जरा देख के बताएं। रिवर्स किया था या बढ़ाया था? रिवर्स किया था मेरे ख्याल में। उसकी क्या रीजन थी? पिछली दो एंट्रीज देखें क्योंकि ट्रेड रिसीवर्स में भी नेट करके 84,000 मेरा ख्याल है 84,000 से रिडक्शन हो रही थी, इंक्रीज आ रहा था रिड्यूस हो रही थी। डेटर्स में क्रेडिट कितना हो रहा था? 96,000। डेटर्स में क्रेडिट कितने से हो रहा था? डेटर्स में क्रेडिट कितने से हो रहा था? लग रहे सबको बस सेम अमाउंट लिखी हो, 180,000। और डेबिट डेटर्स में कितना हो रहा था? 96,000। तो 84,000 से डेटर्स 84,000 से डेटर्स क्रेडिट हो रहे थे, मींस डेटर्स कम हो रहे थे। तो फिर 5% मल्टीप्लाई करके 4200 से हमने अलाउंस भी कम किया। डेटर्स अगर कम होंगे, अगर डेटर्स का बैलेंस ही कम होगा तो अलाउंस की अमाउंट भी कम हो जाएगी। तो इसको जरा ध्यान में रखे, वापस आएगा। अब पेज नंबर 149 पे ये जो हमने तीन एंट्रीज पढ़ी है नीचे लास्ट, इन तीन एंट्रीज को जरा एक नजर देखेंगे। क्या इन तीन एंट्रीज से कुछ डेटर्स पे इफेक्ट आ रहा है? और सर जी आ रहा है सर, क्या हो गया सर? हम बिजी हैं सर, किस चीज में बिजी हैं? इन तीन एंट्रीज में डेटर्स पे इफेक्ट आ रहा है सर, कैसे पता चला मेरे? डेटर्स डेबिट भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं, तो डेटर्स में चेंज आ रहा है। तो अगर डेटर्स में चेंज आ रहा है तो इसी पेज नंबर 149 पे देखें ऊपर, क्या अलाउंस ऑलरेडी बना हुआ? नजर तो आ रहा है लेकिन बना तो नहीं हुआ। क्या ऑलरेडी डेटर्स का क्लोजिंग नजर आ रहा है? 25 लाख को गौर से देखें, क्या 25 लाख अब एडजस्टेड फिगर कहलाएगी या अनएडजस्टेड? सिमिलरली ये जो अलाउंस 4 लाख है ये भी क्लोजिंग है, लेकिन अब डेटर्स में क्योंकि चेंज आया तो अकॉर्डिंग अलाउंस में भी चेंज आएगा। तो ये जो डेटर्स और अलाउंस की फिगर इस वक्त अवेलेबल है ये अनएडजस्टेड फिगर्स है। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आना, हमें अपनी इन एडजस्टमेंट्स के बाद फिर इस अलाउंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब एडजस्ट करेंगे तो फिर उसने हमें बताया कि कुछ स्पेसिफिक अलाउंस भी है और जनरल अलाउंस भी है। तो मेरी ये पूरी बात समझने के लिए ये नीचे एंट्रीज के लिए जगह रखना, 5 7 1 2 3 4 5 एंट्रीज है। तो वर्किंग्स में एक लेजर्स भी रिवाइज कर लेना, ये होना चाहिए अभी 5 अनएडजस्टेड बैलेंसेस, एडजस्टेड बैलेंसेस होते हैं। इसमें अगर एक से ज्यादा क्या किसी भी बैलेंस एडजस्टमेंट रह जाए तो वो फिर अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाता है। तो डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और साथ एक
provision for doubtful debts. जी लेजेस खोले, एक मिनट जरा मेरे को आवाज पे सुनो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब आवाज ठीक है प्लीज? बात ये हो रही थी कि जब अभी आपने 3 लेजर्स बनाए, सॉरी 3 एंट्रीज अभी हमने लिखी है अपने क्वेश्चन के आंसर में, पेज नंबर 149 देखते। तो इस इन 3 एंट्रीज में डेटर्स डेबिट भी हैं और डेटर्स क्रेडिट भी हैं। इसका मतलब डेटर्स में हमारी एंट्री से अब चेंज आना है। तो जो 25 लाख दिया हुआ है सवाल में डेटर्स का बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है, ये भी जरा ढूंढ के कैंडी जरा बताएं किस डेट का वो बैलेंस है। ईयर एंड ही का बैलेंस है, लेकिन ईयर एंड का बैलेंस अनएडजस्टेड कहलाएगा अगर उसमें एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रहती है। तब वो अनएडजस्टेड बैलेंस से एडजस्टेड डेटर्स निकालूंगा, और फिर नीचे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर है उसमें भी एडजस्टेड अलाउंस इसलिए निकालूंगा क्योंकि 4 लाख जरा ढूंढा जरा, क्या 4 लाख का क्लोजिंग अलाउंस भी ऑलरेडी आ गया हुआ है? तो उस क्लोजिंग अलाउंस भी ऑलरेडी आ गया हुआ है, लेकिन अगर डेटर्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली अलाउंस में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो रादर देन कि इसको आप देख के लिखें, मेरी सजेशन ये है कि पहले फिगर्स ढूंढ लें और अकॉर्डिंगली देखें मैं क्या करता हूँ। ट्रेड रिसीवर्स का बैलेंस बताएं, ऑलरेडी सवाल में कितना बैलेंस दिया हुआ है? ये एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? ये वर्ड जरा सही फाइनल कर लो, एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस लेजर में कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। अच्छा ये क्लियर कर लें, ये ओपनिंग नहीं है, ये साल के एंड का बैलेंस है, लेकिन इसमें अब एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है इसलिए अनएडजस्टेड बैलेंस है। सिमिलरली इसके नीचे 4 लाख ढूंढना, 4 लाख किसका बैलेंस है? प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस भी अभी ठीक होना है, इसलिए ये भी अनएडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा। अब प्रोविजन का अनएडजस्टेड बैलेंस किस नेचर का होगा? तो ये लेजर में किधर लिखूं? अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ अलाउंसेस, समझ आ गया प्लीज? तो लिखें बैलेंसेस लिखें, ये ईयर एंड के बैलेंसेस है, लेकिन क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट्स इनमें अब चेंज आना इसलिए अनएडजस्टेड बैलेंसेस कहलाएंगे। जी 80,000 का जब बैड डेट्स हम राइट ऑफ करने हैं तो बैड डेट्स अगर राइट ऑफ करने हैं तो बैड डेट्स डेबिट नीड्स टू बी रिटन ऑफ लिखा, बैड डेट्स डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। इधर फाहद से कांटेक्ट कीजिएगा। जी सो गया सर, अब एंट्रीज देखिए अपनी तरफ, 3 एंट्रीज पोस्ट करवाएं। पहली एंट्री प्लीज देख के बोलना है, ट्रेड रिसीवेबल्स के लेजर में फिगर आएगी कहीं? इस साइड पे कितनी आएगी? रेफरेंस बताएं, बैड डेट्स ऑपोजिट रेफरेंस, सिर्फ डेटर्स पे फोकस रखें। ठीक है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट सेकंड एंट्री में आ रहे, रेफरेंस बताएं, अमाउंट बताएं। फाइव लाख। और फाइनली रिटर्न ऑफ वाली एंट्री में डेटर्स डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं? ठीक है जी, तब तीन एंट्रीज के बाद इस लेजर का क्या करूं? वाकई जज़ाकल्लाह यार, इसका टोटल करके सीडी निकालना है वाकई।
एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा? एडजस्टेड डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है? टोटल कितना हो गया? 27 लाख। कौन सी साइड का टोटल किस साइड से ज्यादा है? सस्पेंस अकाउंट कितने से आ गए? शुक्र है यार, सीडी बैलेंस आ गया। किस बैलेंस से शुरू अलहमदुलिल्लाह एडजस्टेड बैलेंस आ, ठीक है। ये किस बैलेंस से स्टार्ट किए? अनएडजस्टेड से, और एडजस्टमेंट्स करके प्लीज काइंडली क्या आ गया? एडजस्टेड बैलेंस आ गया। अब एडजस्टेड बैलेंस से सभी क्या निकालना? अलाउंस की वर्किंग करनी है। तो अलाउंस की कभी वर्किंग आपने की है? मेरे साथ जो आपने की थी ना, दोबारा जाए पेज नंबर 159, वहां सिर्फ एक रेट दिया था, ढूंढ के बताएं क्या रेट था। देख के जरा काइंडली पेज 159, वहाँ 5% जो रेट दिया हुआ था, ये स्पेसिफिक परसेंटेज दी हुई थी अलाउंस की या जनरल थी? ये जनरल रेट था। क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? बस 5% अलाउंस बनाया जाता है, किसी खास पर्सन का जिक्र नहीं है, बस जनरली 5% रेट बनाया जाता है। अब वापस आ जरा यहाँ, लेकिन जर्नल के साथ साथ क्या भी है इसका सर ये तरीका होता है। अगर पहले मेरा ख्याल रुक के रिवाइज करना जरा सारा। अनएडजस्टेड 4 लाख अलाउंस है, और अब हमने एडजस्टेड अलाउंस कैलकुलेट करना है। उसका तरीका कुछ इस तरह से होता था। मैं कुछ वर्ड ऐसे बोलूंगा होपफुली जिससे आपको कुछ पुरानी बातें लग रही याद आ जाए। अगर स्पेसिफिक और जनरल अलाउंस दोनों बनाने हो तो सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट किया जाता है। डेटा देखें कैसे क्रिएट किया जाएगा। इस अमाउंट पे कितने % अलाउंस बनाना है? इस अमाउंट पे कितने % अलाउंस बनाना है? अमाउंट आ जाएगी कैलकुलेटर पे 1.5 लाख। इस 1.5 लाख का नाम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक अलाउंस। देन उसके बाद फिर आपने सेकंड सेंटेंस देखें उसी में, रिमेनिंग डेटर्स पे जनरल अलाउंस 5% बनाना। तो रिमेनिंग डेटर्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, जनरल अलाउंस जब आपने बनाना है तो वो रिमेनिंग डेटर्स की फिगर पे आपने कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग डेटर्स निकालने का तरीका ये होता है, अपना लेजर देखें जरा डेटर्स का। डेटर्स का इस वक्त क्लोजिंग है क्या? बट जस्ट लेंगे फाइनली, ताकि हमारा दोबारा अलाउंस गलत ना हो जाए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 30th जून, तो डेट भी लेंगे। चलिए मैं खुद ही लिख लेता हूँ, थैंक यू। 30 जून 2019, अमाउंट बता दो 2120, ठीक है। ये कहाँ से ली ये फिगर? मैंने डेटर के लेजर में से एडजस्टेड फिगर ली। अब देन इसमें से लेस कर देंगे वो बैलेंसेस जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस ऑलरेडी बन गया हुआ है। उसको क्यों माइनस कर दूंगा मैं? क्योंकि उस पर स्पेसिफिक बल नहीं बनाना, रेम पे आपने जनरल अलाउंस बनाना है। तो देन क्लोजिंग डेटर्स में से लेस होता है वो बैलेंस जिस पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया हो। तो मेरे पूरे वर्ड जरा सुने, लेस बैलेंसेस on which specific allowance is created। किस अमाउंट की बात कर रहा हूं? 1.5 लाख की या 6 लाख की? रिसीवेबल में 6 लाख आ रहा होगा या 1.5 लाख आ रहा होगा? रिसीवेबल में डेटर्स का 6 लाख बैलेंस आ रहा होगा स्पेसिफिक अलाउंस बनाया, या 1.5 लाख का अलाउंस आ रहा होगा? रिसीवेबल में रिसीवेबल आ रहा होगा। तो उस रिसीवेबल को माइनस करने का पर्पस क्या है? ताकि वो डेटर्स आ जाएं जिन पे जनरल अलाउंस बनना है, वो रिमेनिंग डेटर्स आ जाएं जिन पे जनरल अलाउंस बनाना है। और 6 लाख पे तो ऑलरेडी कौन सा अलाउंस बन चुका है?
तो अगर जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस इकट्ठे हो जाएं तो पहला स्टेप क्या होता है, स्पेसिफिक अलाउंस बना लें और सेकंड स्टेप में क्लोजिंग डेटर्स उठा लें और क्लोजिंग डेटर्स में से क्या माइनस कर दें, कौन सा माइनस कर दें सर, स्पेसिफिक अलाउंस माइनस नहीं करते यार काइंडली, वो बैलेंसेस माइनस करते हैं जिनमें से स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट हो गया हुआ, ताकि आपके पास कौन से डेटर्स आ जाए, ताकि रिमेनिंग डेटर्स आ जाए और उन रिमेनिंग डेटर्स पे फिर आप जनरल अलाउंस बना सकें। तो अमाउंट बताइए, 15,20,000 अब क्या है, रिमेनिंग डेटर्स। अभी रिमेनिंग डेटर्स का मतलब वो डेटर्स जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस की बजाय जनरल अलाउंस बनना है, तो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। आखिरी स्टेप बता दो, अब इसका रेट कितना है, 5%, 5% मल्टीप्लाई कर देगा 76,000। लेकिन फाइनली लास्ट स्टेप नंबर 3, अब टोटल अलाउंस किस किस का सम आ जाएगा, टोटल अलाउंस किस किस का सम हो जाएगा, स्पेसिफिक अलाउंस कितना था 150, जनरल कितना है, कैलकुलेटर उठा लें, व्हाट इज 226, टोटल अलाउंस, टोटल एडजस्टेड क्लोजिंग अलाउंस, टोटल क्लोजिंग अलाउंस। इससे पहले कि आप लिखें करनी मेरे साथ ये स्टेप्स एक दफा बोलना जरा। अगर स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस दोनों बनाने हो तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस। कैसे, स्पेसिफिक बैलेंसेस ढूंढना है और स्पेसिफिक रेट ढूंढना है, देन उसके बाद फिर रिमेनिंग डेटर्स आपने निकालना है ताकि आप जनरल अलाउंस बना सकें। उसका तरीका क्या है, क्लोजिंग डेटर्स उठाएं और पूरे वर्ड्स आप बोलने क्या लेस कर दें, वो बैलेंसेस लेस कर दें जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बन गया है। बैलेंसेस मींस 6 लाख माइनस कर दें ताकि रिमेनिंग डेटर्स आ जाए, रिमेनिंग डेटर्स पे फिर जनरल अलाउंस का रेट मल्टीप्लाई कर लें और डेफिनेटली टोटल अलाउंस इज सम ऑफ स्पेसिफिक अलाउंस एंड जनरल अलाउंस व्हिच मींस 4,26,000 फाइनली। ठीक है, नोट कर लो। जी सॉरी, एक सेकंड, एक लास्ट क्वेश्चन में से पूछा गया, आप भी जरा क्लियर करना जरा, ये 25% वाली लाइन पढ़ा जरा क्वेश्चन में, उसके एंड में लिखा होता है एक्सक्लूडिंग बैलेंस ऑफ राणा एंड सन्स। नहीं एक सेकंड, सही क्लियर कर ले, पिछले पेज पे जाना जरा, ये राणा एंड सन्स के बैलेंस का क्या किया आपने, राणा एंड सन के बैलेंस का आपने क्या किया है, अपना जरा डेटर का लेजर देखें जरा, जो अभी आपने मेरे साथ बनाया था, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 21,20,000, सोच के बताएं इसमें अब राणा एंड सन्स का बैलेंस है। लेकिन जो पैसे अब आपने राइट ऑफ कर दिए जो मिलने ही नहीं है, क्या उनपे भी डाउट है, डाउट किस पे होगा, जो मिलने हैं, हाँ ये हो सकता है कुछ बैलेंसेस पे जो मिलने हैं स्पेसिफिक डाउट है और कुछ बैलेंसेस ऐसे हैं जिन पे जनरल डाउट है। एक पैसा अगर मिलना ही नहीं है तो उस पर स्पेसिफिक अलाउंस बनाएंगे या जनरल बनाएंगे, वो तो वैसे ही आपने खत्म कर दिया। जो 2120 है उसमें राणा एंड सन का बैलेंस वैसे ही क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो राइट ऑफ करके खत्म हो गया। तो जो रिमेनिंग डेटर्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक अलाउंस वाले हैं और जनरल अलाउंस वाले। ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ये 6 लाख में राणा एंड सन का बैलेंस आ रहा होता, एक्सक्लूड करके ही हम वर्किंग हम एक्सक्लूड करके ही करते, क्योंकि राणा एंड सन का बैलेंस हमने राइट ऑफ कर दिया है। ये ठीक है बेटा, हुआ कॉन्टेक्ट। चालू ये पेज नंबर बेटा इस वक्त 149 है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब इस वक्त आवाज का इशू तो नहीं चल रहा, आवाज का इशू इस वक्त रिजॉल्व है।
जी इस वर्किंग का जो लोग नोट कर लें, बताएं फाइनली क्या करें। अब इसका क्या करें? अलाउंस का लेजर देखा, कितना अलाउंस ऑलरेडी था, 4 लाख। हमारी इस वर्किंग के मुताबिक अब होना कितना चाहिए, 2,26,000। क्या करें, इस अमाउंट से अलाउंस बढ़ाएं या कम करें? इस अमाउंट से अलाउंस ना कम करेंगे ना बढ़ाएंगे। ये कौन सा अलाउंस अब आया है, ये क्लोजिंग अलाउंस आया। क्लोजिंग अलाउंस लिख के फिर लेजर बैलेंस करेंगे, फिर पता चलेगा अलाउंस बढ़ना या कम होना। व्हाट इज 4 लाख अनएडजस्टेड बैलेंस, व्हाट इज 2,26,000। अब ये फाइनली एडजस्टेड बैलेंस आया है। फाइनल स्टेप देखें, ये कैसे लिखूं लेजर में। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस किस तरफ लेजर में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है या क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है? अल्लाह करे मेरा को क्वेश्चन साइलेंट होने से भी इधर उधर हो जाए। बोर्ड से देख के लिखें जी, 2,26,000 का लिखना है, और उसके बाद दोबारा बोर्ड से देख के लिखें 1,74,000 डिफरेंस आना, और फिर बोर्ड से देख के लिखें इसके साथ बैड डेट्स का। और उसके बाद अभी आखिरी काम दे बोर्ड से देख के लिखने वाला रहता है। जब मैं एंट्री लिखूंगा तो काइंडली वर्ड्स में साथ देख के लिखें। एंट्री बन जाएगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट हो जाएगी, और क्या होगा। अलाउंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, नहीं जाने अल्लाह के काम है। अलाउंस बढ़ रहा है कम हो रहा है सर, और डबल हो रहा है, एंट्री हो रही है सर। ये फाइनल एंट्री लिखे, बन गया लेजर। अनएडजस्टेड था 4 लाख, एडजस्टमेंट किया आपने तो 3D बैलेंस बना 2,26,000, और फाइनली इससे पता ये चला कि अलाउंस को 1,74,000 से कम होना चाहिए। तो क्या एंट्री बनी थी फाइनली, प्रोविजन डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। ये डिक्रीज इन अलाउंस है या इंक्रीज इन अलाउंस? डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री बता दें, इनके एंट्रीज में पूरी करें। चौथी एंट्री बन गई अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन या बैड अलाउंस डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। ये बट आपने मेरे ख्याल रिवर्स बता दी। ये डिक्रीज इन अलाउंस है, 4 लाख का अलाउंस है जो कम होकर 2,26,000 रह जाए। जी कोई कंफ्यूजन प्लीज। तो जितनी इन क्वेश्चंस में पुरानी बातें हो जाए कम से कम, अलाउंस के हवाले से, डेप्रिसिएशन के हवाले से, डिस्पोजल के हवाले से, तो प्लीज अब फाइनल होनी चाहिए। ये एंट्री बता दी पहले क्या लिख रहे हैं, देखिए आप। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री ना ओपनिंग से होती है ना क्लोजिंग से होती है, ये डिफरेंस एंट्री होती है। व्हाट इज डिफरेंस, 1,74,000। चलिए आई होप कि आप बात क्लियरली समझ आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। कौन सा पॉइंट आ गया, कौन सा पेज है? इधर इंडिविजुअली पढ़ के देखें जी कहाँ खड़े हैं। हुआ कि ऐसे दो चीजें मिक्स कर दी हैं उसने, दो चीजें मिक्स कर दी हैं। अगर आप इसे अलग-अलग ज़हन में ले आएंगे तो शायद बात बन जाएगी। 1,80,000 ज़हन में रख के सोचें क्या है ये। क्या है जी 1,80,000? डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें 180। लॉस हुआ है यार, किस चीज का लॉस हुआ? क्या एंट्री बनेगी? अब 150 ढूंढना था।
150 क्या हुआ? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। कैसे? चेक मिला, चेक मिला, चेक मिल गया या मिलना? रिसीवेबल है या रिसीव्ड है? लेकिन रिसीव्ड है बाय चेक, तो इसकी क्या एंट्री होनी थी? इस तरह की बातें काफी हो चुकी हैं। क्या ये क्लेम मिलने से आपका लॉस रिड्यूस हो जाएगा? लॉस रिड्यूस हो जाएगा। लॉस है कितना और मिल कितने गए पैसे? तो नेट लॉस 30 रह जाएगा। लेकिन ये चेक गया कहाँ है? तो आप जरा ये पूरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जरा ज़हन रखें, बताएं एंट्री हुई क्या? असूलन तो होना चाहिए था हमारे बिजनेस का बैंक डेबिट होना चाहिए था, और उसके बाद लॉस क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आए, ये सीधे चले गए हैं पर्सनल बैंक अकाउंट में। तो पर्सनल बैंक अकाउंट का यहाँ क्या मीनिंग होगा? एक तरीका ये भी हो सकता था, पहले ये पैसे हमारे अकाउंट में आते और फिर ओनर ले लेता, लेकिन शायद हमारे अकाउंट में पैसे आए नहीं हैं, ओनर डायरेक्टली ही ले गया। तो हमने ओनर की काउंटिंग कभी भी नहीं करनी होती, हमने बिजनेस के एंगल से काउंटिंग करनी है। तो अब जरा फाइनल जरा सोचें, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं हम? क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट होगा? हमारा बैंक डेबिट नहीं हुआ, ओनर का जो बैंक डेबिट हुआ उसको हमने नहीं डेबिट करना। लेकिन ओनर अगर बिजनेस के पैसे ले गया तो ड्रॉइंग्स वर्ड बीच में आ जाएगा। तो पूरी बात अगर 3 हिस्सों में की जाए तो गौर से सुना जरा। 180 की एंट्री बनेगी लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट या कोई और हेड को मैं अभी बताता हूँ, लेकिन लॉस डेबिट होकर स्टॉक में कम होना। सेकेंडली, अगर ये पैसे हमारे पास आते बाय चेक पैसे तो बैंक डेबिट एंड लॉस क्रेडिट, ये वाली एंट्री ठीक है। ये लॉस क्यों क्रेडिट बोल रहा हूँ मैं? क्या मिलने से क्या कम हो जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम मिलने से लॉस कम हो जाएगा। और देन अगर उसके बाद ओनर पैसे ले जाता तो फिर ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाना था। लेकिन हुआ ये है कि पैसे बिजनेस में आई नहीं है, वो सीधे ही ओनर के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। एक आखिरी सेंटेंस भी उससे पढ़ना है, क्या इन ट्रांजैक्शंस की कोई एंट्री रिकॉर्ड हुई है? पहले एंट्री रिकॉर्ड ऐसा नहीं हुई है, एंट्रीज हम नहीं करनी है, लेकिन ये पैसे हमारे पास आने के बजाय ये बैंक में जो पैसे हमारे पास आने थे वो हमारा चेक जो है ओनर के पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट होने से हमारे पैसे ओनर के पास चले गए। हमारे जो बार बार बोल रहा हूँ, हमने हमेशा बिजनेस के अकाउंटेंट बनकर सोचना। तो 3 एंट्री सुन ले मेरे से, और डेफिनेटली फिर कंपाउंड भी बन सकती है और 2 हिस्सों में भी कंपाउंड बनाना चाहे तो बन सकती है। पहले बात पूरी सुन लीजिएगा, एक बल्कि और चीज साथ रिवाइज कर ले। पॉइंट नंबर 6 में नीचे है ये क्रेडिट भी एक वर्ड आया था, ये लास्ट सेंटेंस में अंडरलाइन करें, ZT uses periodic inventory system। ये कल वाला सवाल निकले, पेज नंबर 147 पर, और इसका आंसर जरा ढूंढना। पेज 147 के एंड पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एक इसके अगेंस्ट वैसे परपेचुअल वर्ड भी होता है, तो जितनी जितनी बातें हो जाएंगी याद सही रिवाइज कर लेना। अब आपने अपने रजिस्टर में देखना है और पॉइंट नंबर 4 की एंट्री बतानी है, पॉइंट नंबर 5 की, सॉरी पॉइंट नंबर 5 की एंट्री ढूंढना अपने रजिस्टर में। वेयर इज रजिस्टर भाईजान? वेयर इज रजिस्टर? वेयर इज रजिस्टर? जी क्या एंट्री लिखी है आपने? और आपने ना परचेजेस वर्ड लिखा है। दोबारा सेंटेंस पढ़े जरा। क्या गुड्स कम होने से इन्वेंट्री कम नहीं होगी? तो इस एंट्री को ऐसे नहीं बोला जा सकता ऑफिस रिपेयर्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट? कहां से निकली ये चीजें? गुड्स निकली ना आपकी। इसी तरह लास्ट एंट्री में जरा ओनर वाली एंट्री ढूंढे जरा, अपने रजिस्टर में पढ़े भी, रजिस्टर में ढूंढे। ये किस चीज की ड्राइंग्स थी? इसकी एंट्री बताएं। ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेजेस की जगह गुड्स मींस इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो सकती है। तो असल में ये जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वंस अगेन थोड़ा सा जरा आपको अपना पिछला नॉलेज जरा रिफ्रेश करना पड़ रहा है। एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। अगर ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से काउंटिंग हो रही होती तो देन पॉइंट नंबर 5 पे है जरा, फिर परचेजेस का लेजर नहीं बनता परचेजेस के नाम से, फिर इन्वेंट्री के वर्ड से परचेजेस भी रिकॉर्ड होती हैं और परचेजेस ही क्रेडिट भी होती हैं।
मीन्स उसे अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता तो आपने पॉइंट नंबर 5 की जो एंट्री लिखी है वो इस तरह होती, ऑफिस रिपेयर्स डेबिट एंड इन्वेंट्री क्रेडिट। आई होप कुछ ना कुछ जहन में कहीं। और लास्ट एंट्री जो ड्राइंग्स वाली लिखी हुई है ये भी होती ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, अगर कौन सा मेथड होता। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेजेस और परचेज रिटर्न्स का लेजर बनाने की बजाय इन्वेंट्री के नाम से एक लेजर बनता है, लेकिन ये क्योंकि पीरियोडिक है तो पीरियोडिक में परचेजेस का रेफरेंस आता है और गुड्स कम हो तो परचेजेस, और अगर गुड्स ज्यादा हो तो परचेजेस के नाम से हेड बन जाता है। तो बिल्कुल सिमिलरली वापस आए, यहाँ भी कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। देयरफॉर अगर लॉस हुआ है तो क्या एंट्री करेंगे, गुड्स का लॉस हुआ तो लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। लेकिन अगर यहाँ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता तो ये जो मैंने बात आपके सामने की है थोड़ी सी नोट कर लें, मेरा ख्याल है किस जगह करनी चाहिए, पेज 147 पे कर लें, उसके नीचे जगह है। कौन सा पेज कह रहा हूं सर, इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम लेजर ऑफ परचेजेस is maintained and closing stock is adjusted end of the period to calculate cost of sales आपने कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन की, कैसे ओपनिंग स्टॉक में क्या जमा करते हैं, परचेजेस प्लस करते हैं, परचेजेस का एक रिकॉर्ड अलग होता है, और फिर बाद में क्या करते हैं, ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक किस वक्त करते हैं आप, दोबारा अगर आप पीआरसी में जा सके, फाइनल अकाउंट्स के कभी क्वेश्चन किए, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक जो था हमेशा ट्रायल बैलेंस के एंड में दिया होता था, ट्रायल बैलेंस के एंड में समटाइम पहली लाइन या दूसरी लाइन में दिया होता था। तो क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो साल के एंड में परचेजेस में से करके कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी फिर उस क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आप ईयर एंड पे करके फिर कॉस्ट ऑफ सेल एक दफा निकाल लेते हैं। पूरा साल क्या रिकॉर्ड करते रहते हैं, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न, बल्कि थोड़ा सा अगर साथ लिख सकें लेजर ऑफ परचेजेस स्लैश करके रिटर्न्स लिख लें, लेजर ऑफ परचेजेस एंड रिटर्न्स इज मेंटेन्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक एक ही दफा एडजस्ट करके साल के एंड में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं सेल में से लेस करके। पीरियोडिक की बात होगी, लेकिन अगर परपेचुअल है, ये मेरी बात को समझ आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल वाली क्या कहा है मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल में वर्किंग कैसे होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस एक क्लोजिंग स्टॉक कब लेस कर रहे हैं आप, जब पीरियड एंड हो गया, क्यों लेस कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, और सेकेंडली फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आके लेके जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो, इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लेजर ऑफ इन्वेंट्री is maintained परचेज रिटर्न्स की जगह लेजर ऑफ इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड। अब यहां तक कभी आप लोगों ने इन्वेंट्री का लेजर बनाया, कभी इन्वेंट्री या स्टॉक के नाम से लेजर बनाया सर, तो मेरी तरफ देख के बताएं स्टॉक लेजर में
कौन सी 4 चीजें आ जाती हैं? असल में ब्रॉड डाउन में परचेजेस मींस जब हम परचेज ऐड कर रहे होते हैं तो असल में वहाँ इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, और क्या उसी लेजर में फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी आ रही है, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जो इन्वेंट्री खरीदी है परचेज रिटर्न्स भी उसी लेजर में आ जाएंगी। लॉस अगर हुआ है तो वो भी उसी लेजर में आ जाएगा। ये एक लेयर क्लब का जरा आंसर ढूंढना है अपने पास। नहीं, आंसर रजिस्टर में जरा आंसर देखें। कल कौन से क्वेश्चन रिवाइज किए आप लोगों ने? वायलन में भी स्टॉक का लेजर बनाया आप लोगों ने, लेकिन लेयर क्लब लेजर निकाला। लेयर क्लब का आंसर में जरा लेजर्स निकालो। सारी चीजें सीरियस लें, सारी चीजें प्लीज सीरियस लें। कर लेंगे, हो जाएगा, देखी जाएगी, खुदा के लिए ना करें। लेयर क्लब कहाँ मिलेगा? रजिस्टर कैसे खुलेगा? खुल गया सर। वर्किंग में कैसे आएंगे? स्टॉक के लेजर में आ गए हम। 5 चीजें हो गई यहाँ। लॉस वाली एंट्री बोलें, लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। हम क्योंकि स्टॉक के नाम से लेजर बना रहे थे, उस वक्त जरूरत नहीं थी किसी वर्ड की। तो आप जरा देख के बताएं, क्या मैं कोई परपेचुअल से कर रहा था या पीरियोडिक से? स्टॉक का लेजर बना रहा था, उसमें लॉस लिख रहा था सर, और वहीं से स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहा था। कॉस्ट ऑफ सेल से फिर मैं सेल बना रहा था। ठीक है, तो अलहदा से अगर आप इस सवाल के वर्किंग में देखें तो कोई आपको परचेज का लेजर नजर नहीं आएगा, परचेज का लेजर नहीं नजर आएगा। तो बात अब सिंपली क्या है, वो तो ठीक है हमने लेजर्स बना ली हुए, वहां ये वर्ड्स की जरूरत नहीं है। क्रक्स ऑफ द स्टोरीज कि अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो फिर आपने अगर स्टॉक कम या ज्यादा करना है तो परचेजेस के नाम से करेंगे, और अगर आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर इन्वेंट्री का लेजर बनता है। और देयरफॉर अगर मैं कहूँ गुड्स खरीदी गई है तो एंट्री बोलूंगा इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। अगर गुड्स रिटर्न हुई है, कैश या पेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लॉस हो गया अगर गुड्स का, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ड्राइंग्स हो गई हैं, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। चैरिटी में गुड्स दे दी हैं, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये इन्वेंट्री क्रेडिट कब बोल रहा हूँ, और परचेजेस क्रेडिट वर्ड कब बोलूंगा? पीरियोडिक और परपेचुअल का बस ये फर्क है। एक छोटा सेंटेंस रखा और कंप्लीट करना है, इधर लिख के। लेजर ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक इज मेंटेन्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल is calculated on the date of sale. इस स्टोरी में फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ साथ रिकॉर्ड की जाती है ऑन द डेट ऑफ सेल। कभी आप लोगों ने एक इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाया होगा बचपन में, एक टेबल बनाते रहे आप, डेट का कॉलम होता था, रिसीट्स का कॉलम होता होगा, इशुएंस का कॉलम होता होगा। कॉस्ट वालों से नहीं पूछ रहा, वो आपने कल बनाया है, लेकिन वो भी हमें याद नहीं। पीआरसी वाले नौजवानों के जहन में कुछ लाना चाह रहा हूँ। बैलेंस के एंड में कॉलम होता था, वेटेड एवरेज रेट से भी होता था, फाइफो से भी होता था। ये मेरा ख्याल है नर्सरी की बातें जो आप नर्सरी में करके हैं, कुछ ज्यादा ही जहन से निकल गई। बहरहाल 2 चीजें काइंडली परपेचुअल के एंगल से क्या जहन में रहनी चाहिए। नंबर एक इन्वेंट्री काउंट बनेगा, उसी अंदर ट्रांजैक्शंस आएंगी, और फिर जिस दिन सेल होती है साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होती है। बस इससे ज्यादा मेरा ख्याल ना मैं इस वक्त याद करवा सकूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इस वक्त जरूरत भी नहीं। अब मैंने ये सारी बात आपको क्यों की है, पेज नंबर 150 पे आके बताएंगे। हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता। इन्वेंट्री का लॉस हुआ है, आप मुझे एंट्री कह रहे थे, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, मैं उससे एग्री था, लेकिन पॉइंट नंबर 6 की वजह से आपकी इस एंट्री पे मुझे क्या इतराज था कि वर्ड सही कर लें जरा, इन्वेंट्री की जगह परचेजेस कर लें। तो लेट मी फिनिश दिस पॉइंट नंबर 2 में स्टोरी यही है। एक लॉस हुआ सर, लॉस डेबिट, अमाउंट बोला 180, उसके अगेंस्ट क्रेडिट किया। अब ये परचेजेस मैंने क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। लेट मी कंप्लीट। देन उसके बाद जरा जो शुरू वाला सेंटेंस है चेक वाला, ये जरा मैं जरा चाह रहा हूँ जरा डिटेल में सही तरह बात समझ आ रहा है आपको। देखिए, अगर ये चेक हमारे बिजनेस अकाउंट में आया होता तो फिर एंट्री होनी चाहिए थी बैंक डेबिट एंड लॉस क्रेडिट। कितने से? 150 से। और अगर ये चेक हमारे अकाउंट में आने के बाद ओनर ये पैसे लेके गया है
तो फिर एक और एंट्री होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स डेबिट एंड लेट्स अज्यूम बाय चेक पैसे लेके गए तो बैंक क्रेडिट 1,50,000। जब सीक्वेंस ऑफ द स्टोरीज लॉस हुआ था 1,80,000 का, देन क्लेम मिला है, और अगर फॉर एग्जांपल वो क्लेम के पैसे हमारे अकाउंट में आते फिर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और अगर वो क्लेम बाद में ओनर ड्राइंग्स कर ले, उस क्लेम की ओनर ड्राइंग्स कर ले, तो एक तीसरी एंट्री होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। लेकिन सिचुएशन ये है फर्स्ट लाइन में कि चेक हमारे अकाउंट में आया ही नहीं है, वो सीधा ओनर के अकाउंट में चला गया। तो इसके लिए इस वजह से जरा सेकंड और थर्ड एंट्री अब देखिएगा जरा, ना हमारा बैंक डेबिट हुआ और ना ही हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। लॉस के पैसे तो आए हैं, जैसे हमारा लॉस रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो पैसे सीधे कहाँ चले गए हैं, ओनर के पास चले गए। इसलिए शायद इन दो एंट्रीज की जगह सही एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट एंड लॉस क्रेडिट। अगर क्या होता और क्या होता फिर क्या होता, अगर पैसे आते तो बैंक डेबिट होता, फिर पैसे जाते तो बैंक क्रेडिट भी होता, लेकिन ना पैसे आए हैं, ना हमारे पास पैसे आए हैं। हमारे पास मीन्स हमारे बिजनेस में ना पैसे आए हैं, ना हमारे बिजनेस से पैसे गए हैं, सीधे ही कहाँ पहुंचे हैं। इसकी ड्राइंग्स की एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ, ड्राइंग्स डेबिट एंड लॉस क्रेडिट। मैं को समझा सका हूं सर? तो इंस्टेड ऑफ दीज टू एंट्रीज स्टोरी में सही एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट एंड लॉस क्रेडिट। तो समझ आ गई मेरी बात? एक लेकिन और चीज से पहले क्या आप लिखें, देन मैंने एक एंट्री कौन सी बनाई है, लॉस वाली, और एक एंट्री कौन सी बनाई है नीचे, ड्राइंग्स वाली, इन दो की जगह। अब इन दोनों को अगर देखें, इस बॉक्स से ऊपर और इस बॉक्स के नीचे, क्या ये भी कंपाउंड एंट्री बन सकती है? और सर जी ये भी बन सकती है सर, कैसे? ड्राइंग्स डेबिट 1,50,000, परचेजेस क्रेडिट 1,80,000, और लॉस कितने से डेबिट होके कितने से क्रेडिट हो रहा है? 180,000 से डेबिट होके 150 से क्रेडिट हो रहा है। तो एक कंपाउंड एंट्री स्टोरी में क्या बन सकती है, ड्राइंग्स डेबिट 1,50,000, परचेजेस क्रेडिट 1,80,000 एंड लॉस नेट कितना रह जाएगा, 30,000। तो कंपाउंड भी लिखी जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले आप इस तरह से लिखें फिर फाइनली वो कंपाउंड भी लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ दीज टू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होगा? डेफिनेटली अभी कंपाउंड एंट्री फाइनली लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन शायद हर एंगल से अगर बात सामने आ जाए तो अच्छा है। तो बेटा ड्राइंग्स बेटा इसलिए डेबिट थी क्योंकि बिजनेस के पैसे ओनर के पर्सनल अकाउंट में चले गए, बिजनेस के पैसे ओनर के पास चले गए। नहीं बेटा एंट्री कोई भी नहीं हुई, एंड में सेंटेंस पढ़े एंट्रीज कोई नहीं हुई, हुआ ये है कि बिजनेस के पैसे ओनर के अकाउंट में चले गए, लेकिन इसकी एंट्री अभी क्वेश्चन में हुई नहीं है। आखिरी सेंटेंस देखें, नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस क्लेम।
ये ठीक है प्लीज नोट कर लिया। तो फाइनल कंपाउंड एंट्री लिखेंगे इकट्ठी अगर बना लीजिए सारी, बताएं जी क्या एंट्री बन गई। अच्छा ये एंड लिखते हुए जरा इसकी सेंस भी बताएं जरा, ड्राइंग्स क्यों डेबिट 1.5 लाख से, और हमारे पैसे ओनर के पास चले गए। परचेजेस कितने से क्रेडिट, परचेजेस 180 से क्यों क्रेडिट, नहीं लॉस नहीं हुआ, सही वर्ड जरा सही हो जाए। गुड्स 1,80,000 से ही कम हुई, गुड्स 1,80,000 से ही लॉस हुई है, लेकिन नेट लॉस 30 कैसे रह गए, क्योंकि 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। तो बैंक क्यों नहीं डेबिट हुआ, क्योंकि हमारे पैसे ओनर के अकाउंट में चले गए, इसलिए बैंक की जगह क्या डेबिट हो गया, ड्राइंग डेबिट हो, बैंक की जगह ड्राइंग डेबिट हुई। ठीक है, गुड्स कितने से कम हुई है जी, तो अगर गुड्स 180 से कम हुई है तो फिर लॉस 30 कैसे रह गए, क्योंकि 1,50,000 से गुड्स का लॉस रिकवर हो गया। अगर क्या ना मिलता तो फिर 180 से ही क्या होना था, अगर इंश्योरेंस क्लेम ना मिलता तो फिर लॉस 180 ही था। क्लेम मिलने से, इंश्योरेंस क्लेम मिलने से लॉस 1.5 लाख रुपए से कम होकर 30,000 रह गया। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन फाइनल। नंबर 3 पढ़े जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये इस तरह नंबर 3 मैंने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। आप नंबर 4 पढ़ के जरा बता सकते हो, नंबर 3 के लिए जरा जगह रखने दो, एक एंट्री की जगह रख लीजिएगा। नंबर 4 पढ़, नंबर 3 में भी डिस्कस करता हूँ। Goods amounted to 3,50,000 received from a supplier on 30th June 2019 were included in the year-end physical count, but recorded in the purchase day book underline करें on 1st July 2019। ट्रांसलेशन करें, गुड्स रिसीव कब हुई हैं, 30 जून को, स्टॉक में शामिल हो गई हैं, स्टॉक में शामिल हो गई हैं सर, लेकिन परचेज डे बुक का मतलब क्या है, परचेज डे बुक का मतलब क्या है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज है, लेकिन परचेज डे बुक में कब रिकॉर्ड हुई है, अगले साल या इस साल, क्या स्टॉक में इंक्लूड है, स्टॉक में इंक्लूड है सर, स्टॉक में इंक्लूडेड है सर। और बेटा प्लीज सवाल तो काइंडली पढ़ें, क्या गुड्स आ गई हैं 30 जून पे, और देयरफॉर क्या वो स्टॉक में है, इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। ये फिजिकल काउंट क्या होता है, फिजिकली चीजों को गिनना, लेकिन परचेज रिकॉर्ड कब हुई है, क्या स्टॉक में शामिल होना मसला है या परचेज अगले साल रिकॉर्ड होना मसला है। पेज नंबर 147 पे है, इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़े। पॉइंट नंबर 1 पढ़े, क्या मसला था कल, क्या परचेजेस डेबिट होना मसला था या स्टॉक में शामिल ना होना मसला था। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, तो आज मैं ही बताता हूँ बेटा, क्योंकि गुड्स आई ही ईयर एंड के बाद थी, इसलिए परचेज में शामिल होना इशू था, स्टॉक में तो क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गुड्स आई नहीं है, तो स्टॉक में शामिल ना होना तो सही था, लेकिन परचेज कब रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जब गुड्स अगले साल आई हैं। तो आपने इसका क्या किया होगा जरा सोच के बताएं, परचेजेस में से निकाला होगा या स्टॉक में शामिल किया होगा, परचेजेस में से कैसे निकाला होगा आपने, क्या एंट्री की होगी आपने, परचेजेस आपने रिवर्स की होंगी, ट्रेड पेएबल्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट किया होगा। वापस आए जरा, अब यहाँ चीजें कब आ गई हैं, क्या इस साल चीजें आ गई हैं, देयरफॉर क्या इस साल ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए, और क्या स्टॉक में सही शामिल है, स्टॉक में सही शामिल है, चीजें आ गई स्टॉक में तो होनी चाहिए,
लेकिन इनकी परचेज की एंट्री भी इसी साल होनी चाहिए, लेकिन उसने परचेज की एंट्री किस साल रिकॉर्ड की है? अगले साल रिकॉर्ड की है। तो पूरी बात ये कि अगले साल जो परचेज रिकॉर्ड हुई उसे रिवर्स होना चाहिए, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर की एंट्री है, वो हमसे रिकॉर्ड नहीं है। हम इस साल क्या करेंगे? क्या परचेज रिकॉर्ड करेंगे इस केस में या रिवर्स करेंगे? उस पॉइंट नंबर 147 पेज 147 वापस आएगा, वहां रिवर्स क्यों किया था? वहां रिकॉर्ड को रिवर्स कर दिया है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है उसे रिकॉर्ड करी जा रहे हैं। ये क्या मजाक हो रहा है? ये क्या मजाक हो रहा है? वहां चीजें आई नहीं थी और रिकॉर्ड हो गई हैं, यहाँ चीजें आ गई हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो सेम है या बिल्कुल ऑपोजिट है? बिल्कुल ऑपोजिट का मतलब क्या है? चीजें आ गई हैं लेकिन परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई है। एंट्री बता दो। परचेजेस डेबिट एंड पेबल पेड पेबल। जरा स्पेस रख लीजिएगा पॉइंट नंबर 3 वाली एंट्री के लिए, 3 लाइन रखा। तो प्लीज सही तरह जब तक आप ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा हुआ क्या? परचेजेस डेबिट एंड ट्रेड पेबल्स, क्रेडिट कितने से? प्लीज कितने से? 3 लाख से 350,000। ठीक है प्लीज, आई होप के बात क्लियर होगी है। डन है सर। नंबर 5 पढ़िए पहले। इससे भी मिलती जुलती एक बात हुई है, पहले आप पढ़ के ट्रांसलेट कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ कहाँ हुई है। ये वाले स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए? हिम्मत करें सर जी, बहुत सुस्ती है। थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ ₹5 लाख लाइंग ऑन द जीटीज प्रेमिसेस, यहाँ तक का मतलब क्या है? किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक कहाँ पड़ा था? हमारे प्रेमिसेस, हमारी जगह पे पड़ा था, लाइंग पड़ा था। क्या हुआ फिर मसला? किस में शामिल हो गया? हमारी इन्वेंट्री में शामिल हो गया तो ठीक है, हमारी इन्वेंट्री भी तो हमारे पास पड़ा है, हमारा हो गया सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मिलाएं जरा। क्या किसी का स्टॉक भी हमारे स्टॉक में शामिल होना चाहिए? हरगिज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। हुआ फिर क्या? क्या स्टॉक ओवर स्टेट हो गया? क्या स्टॉक ओवर स्टेट हो गया? क्या स्टॉक ओवर स्टेट होने से कोई मसला होता है? पिछले पेज पे वापस, कल पॉइंट पेज नंबर 147 पर पॉइंट नंबर 3 जरा रिवाइज करें थोड़ा। स्टॉक कम ज्यादा होने से कोई इशू बनता है यार? क्या इशू बना था? स्टॉक ज्यादा लिखा था कम? ये तो सेम पॉइंट निकला है। स्टॉक ज्यादा हो गया था या कम हो गया? इसकी एंट्री ढूंढने जरा अपने पास। अब स्टॉक ज्यादा होने से, क्लोजिंग स्टॉक कम ज्यादा होने से फिर प्रॉफिट के साथ उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया था तो प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, और अगर वाइस वर्सा हो जाए, वाइस वर्सा क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होना था तो प्रॉफिट ने भी कम हो जाना था। हमारे क्वेश्चन में मेरा ख्याल है कल भी स्टॉक बढ़ गया था, 450 से बढ़ गया था। आपने जब ठीक किया था तो एंट्री क्या की थी? अब जो स्टॉक होता है वो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को भी इफेक्ट कर रहा होता है, प्रॉफिट को उसने कम ज्यादा करना है, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होनी है। तो क्या एंट्री हुई थी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। वापस आए, यहाँ भी सेम इशू ही हुआ लग रहा है। क्या किसी का स्टॉक हमारे स्टॉक में शामिल होने से हमारा स्टॉक बढ़ गया? क्या एंट्री करके बात खत्म कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट से तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ क्यों जानी चाहिए? ताकि प्रॉफिट कम हो जाए। तो स्टॉक एसेट्स में भी और प्रॉफिट लॉस में भी कम होना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होता है। तो एंट्री की सेंस भी बना लेना काइंडली। स्टॉक क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि हमारे स्टॉक में किसी का स्टॉक शामिल है जो गलत है, हमारा एसेट गलत बढ़ा हुआ है। तो कितने से क्रेडिट करें इस सवाल में? 5 लाख से। और स्टॉक कम करेंगे तो सेकंड इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा जी। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेजेस लिख लो, लेकिन मैं अभी मैं सेंटेंस पढ़े दे रहा पीरियोडिक वाला।
क्या पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट ही नहीं होती? ये भी जरा क्लियर कीजिएगा, अभी अपने पूरा एक सेंटेंस लिखा 147। लाइबिलिटी को एसेट बना लिए। अब्दुल्ला एक मिनट रुक जाए, 147 डोनेट 147, ये भी जरा क्लियर कर लीजिएगा, कहीं बात यहां तक ना निकल गई हो। क्या पीरियोडिक में कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड ही नहीं होती? ईयर एंड पे हो जाती है। किसकी बेस पे? पूरा सेंटेंस पढ़ा, देखा है मेरा ख्याल मैंने सेंटेंस लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक जब आ जाता है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, लेकिन साल के एंड पे पूरा साल क्या चलता रहता है? परचेजेस का लेजर, और परचेजेस के लेजर में से एंड में क्लोजिंग स्टॉक लेस होकर फिर कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। इस वक्त इस सवाल में भी पेज नंबर 149 पे हमारा ईयर एंड आ गया हुआ है। क्या इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हुई हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई हुई हैं, पहली लाइन पढ़िएगा जरा। इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी बनाई है, क्या हम उसमें गलतियां ठीक करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं? तो गलतियां बेटा जब ठीक करें तो ईयर एंड आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो गई होगी। हाँ डेफिनेटली आप इसकी जगह परचेजेस भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अब ईयर एंड आने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल इज द राइट वर्ड। उस सवाल में भी और इस सवाल में भी ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होके कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस को कन्वर्ट कर देता है। मतलब दोबारा कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में लाया, ओपनिंग में क्या जमा होता है और क्या लेस करने से फिर क्या कैलकुलेट हो जाता है? ईयर एंड पे जब क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन उसमें गलती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट हुई होगी, तो हम उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें एडजस्टमेंट एट द ईयर एंड। मिस्टर अब्दुल्ला, ये हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। एक भाई कह रहा है जी किसी का स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा तो ये लायबिलिटी है। अब जरा पढ़े जरा, ये क्या किसी का स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा है तो ये लायबिलिटी हमारी? ये लायबिलिटी बेटा नहीं है। किसी के पास अगर जगह नहीं है तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो किसी ने कहा मेरा स्टॉक रख लें, इसी तरह कभी हमें जरूरत पड़े तो हम किसी को कह सकते हैं हमारा रख लें, तो ये एसेट उसका नहीं हो गया, हमारा नहीं हो गया। अगर किसी का स्टॉक हमारा हो गया हो फिर तो हम परचेज रिकॉर्ड करके पेएबल बना लेंगे, और अगर परचेज हमारी है तो फिर हमारे स्टॉक में शामिल होनी चाहिए। तो ये सिंपली ये लिखा हुआ है, किसी की चीजें हमारे पास अगर पड़ी हैं तो यकीनन किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं आप तो आपके स्टॉक में भी पड़ी हो सकती हैं, और अगर समटाइम्स हमारे स्टॉक ज्यादा हो जाए तो हम किसी के पास रखवा दें। अच्छा, अगर हम किसी के पास रखवा दें तो क्या वो हमारा स्टॉक ही होगा? तो वो हमारे स्टॉक में आना चाहिए। तो ये एसेट कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी हमारी कब बनेगी गुड्स की? जब हमने खरीद ली और पैसे ना दिए। तो अगर हमारे पास किसी की चीजें पड़ी हैं तो उन्हें अलहदा पड़ा रहना चाहिए जब तक हम उसे रिटर्न ना कर दें। तो इसकी कोई एसेट डबल एंट्री हमारी बुक्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली व्हाट इज द इशू, प्लीज दोबारा पढ़ना। किसका स्टॉक किसके पास इंक्लूड हो गया, और ब्रैकेट में कर लीजिए एंट्री के साथ लिख लीजिएगा एडजस्टमेंट एट द ईयर एंड। एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनली एनी कंफ्यूजन प्लीज? कौन सा पॉइंट रह गया था? हाँ जी, 3 बता। पॉइंट नंबर 3 पढ़ने से पहले डेप्रिसिएशन की तरह मुझे एंट्री बता देंगे। देखिए इस पॉइंट में जो लिखा हुआ है उसको मेरे ख्याल पहले एक छोटी सी एग्जांपल से, और आप भी एग्जांपल अपनी वर्किंग्स में जरा नोट कीजिएगा। पहले जरा सुन लीजिएगा। आपके सामने 3 लेजर्स आ रहे हैं। लेट्स अज्यूम कोई एक एसेट अकाउंट है, या एसेट अकाउंट का नाम रख लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर है, पेएबल का एक लेजर है, और एक कोई कैपिटल का लेजर है। लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन बैलेंस है 15,000। चलिए सपोज 1,50,000 आपके पास पड़ी हो। पेएबल का ब्रॉड डाउन है सपोज 70,000। अकाउंटिंग इक्वेशन जरा ध्यान में लाया जरा, कभी वर्ड सुना अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी या कैपिटल। इस हमने वॉयलेंट फैमिली में भी कैलकुलेट किया ओपनिंग फंड। कैसे कैलकुलेट किया? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो लेट्स से बस ये 3 हेड्स हैं हमारे। एसेट्स का टोटल है 1,50,000 साल के शुरू में, लायबिलिटीज है
70,000। देयरफॉर बताएं कैपिटल का ओपनिंग कितना होना चाहिए। ये सिंपल लॉजिकल बात है। टोटल अगर फॉर एग्जांपल मेरे एसेट्स में सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो 1.5 लाख के एसेट्स हैं, 70,000 की लायबिलिटीज है, तो 80,000 के अलावा अगर कोई भी अमाउंट आप लिखेंगे तो वो डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन होती है। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई फर्दर मशीनरी खरीदी ऑन क्रेडिट, एंट्री बोल मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट और पेएबल क्रेडिट। मशीनरी मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में लिख दी है, कंबाइंड लेजर बना हुआ है। और पेएबल किस लेजर में जाके किधर लिखूं, पेएबल के लेजर में जाके क्रेडिट साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा। लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एक ही ट्रांजैक्शन है। बताइए ट्रांजैक्शन 1 लाख की रिकॉर्ड करते हुए मैंने कोई डेबिट क्रेडिट रूल वायलेट तो नहीं किया। लाख से डेबिट भी किया मैंने, लाख से क्रेडिट भी किया। अब बहुत से ज्यादा देख रहिएगा आगे क्या इफेक्ट होगा। 2.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सीडी बैलेंस हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट पेएबल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। कैपिटल में प्रॉफिट आना था, इनकम भी नहीं हुई, कोई एक्सपेंस भी नहीं हुआ, ना कोई ड्राइंग्स हुई हैं, तो यही क्लोजिंग बैलेंस ही बन जाएगा एज इट इज 80,000। कैपिटल का बचपन जेन में लाके जरा क्या क्या आ सकता है इसमें। ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट होगा माइनस ड्राइंग्स होंगी, तो फिगर मैं बिल्कुल सिंपल रख के एक छोटी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कैपिटल का मैंने ब्रॉड डाउन ही कैरी डाउन क्यों लिख दिया, क्योंकि ना प्रॉफिट हुआ है ना कोई ड्राइंग्स। अब यहां से अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं, ये भी मैंने आपके सामने 3 क्या बनाए हैं लेजर्स। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हेड्स क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग हेड्स होंगे, डेबिट क्रेडिट कॉलम होगा। अकाउंटिंग हेड्स के नाम बोले काइंडली। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना बैलेंस है किधर आएगा, 2.5 लाख आएगा डेबिट कॉलम में। पेएबल कितना किधर आएगा, क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। और कैपिटल कितना आएगा कहाँ, क्रेडिट कॉलम में आएगा, 80,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके बताने से ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। लेकिन अब जरा दोबारा बोर्ड पे देखिएगा। लेट्स अज्यूम अब मिस्टेक फॉर एग्जांपल कोई हो जाए, 1.5 लाख रुपया ब्रॉड डाउन बैलेंस था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, बहुत सारा देखिएगा। लेट्स अज्यूम मैंने इस 1.5 लाख की जगह 1,50,000 की जगह 1,50,000 की जगह 15,000 ब्रॉड डाउन रख लिया है गलती से। क्या मिस्टेक किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस कितना था और कितना लिख लिया है, कैलकुलेटर पकड़े डिफरेंस बताएं कितना। मैंने 1,35,000 से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कम डेबिट लिखा। अब सपोज इस साल ट्रांजैक्शन जो हुई 1 लाख की, बाकी सब कुछ ठीक है, 1 लाख की जो ट्रांजैक्शन हुई वो सपोज मैंने सही डेबिट भी कर ली, क्या एंट्री बनी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। मीशो से जो ट्रांजैक्शन है वो मैंने प्रॉपर डेबिट क्रेडिट कर ली है, सवाई किस जगह के कोई मिस्टेक नहीं करूंगा मैं। ब्रॉड डाउन सिर्फ दिखाना आपको, मैंने ब्रॉड डाउन सपोज मैंने गलत लिखा है, उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन सही पोस्ट की है। अब बाकी का सब कुछ मैं सही कर भी लूं तो जरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस बताएं फिर अब क्या हो जाएगा, 1,15,000 ही होगा। अगर ब्रॉड डाउन मैंने गलत कर दिया है तो 15,000 जमा 1 लाख मैं सही टोटल कर भी लूं तो ये टोटल कितना बनेगा, 1,15,000 बनेगा, ऐसे ही है ना यार। पेएबल कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और कैपिटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सिर्फ कहाँ गलती की है मैंने, ब्रॉड डाउन मैंने गलत उठाया, ठीक है। अब अगर ये ब्रॉड डाउन गलत है तो क्या इस ब्रॉड डाउन गलत होने की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस आउट तो नहीं हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं सही तरह। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉलम में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर इस डेबिट कॉलम में अगर मैं सही लिख भी लूं तो वो सही है क्या, 1,15,000 सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, लेकिन कहाँ गलती हुई है जिसकी वजह से ये गलत है, मतलब बाकी जो होना था वो तो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। पेएबल में 170 आ गया, कैश में कितना आ गया, कैपिटल में सॉरी कितना आ गया,
80 आ गया। अब बताएं किस साइड का टोटल ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन पहले कहाँ टोटल करें, 2,50,000। क्रेडिट साइड पे क्यों कर रहा हूँ, कौन सी साइड का टोटल पहले होता है, जो साइड ज्यादा हो जाए उतना ही ऑपोजिट साइड पे भी आ जाएगा। अब डिफरेंस ले कर लीजिए, 135,000 का सस्पेंस अकाउंट बन रहा है सर, किस कॉलम में बन रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्यों बन गए। इट मींस अगर ब्रॉड डाउन्स भी गलत उठाए जाएंगे तो इवन देन ब्रॉड डाउन गलत उठा लेने से बाकी सब कुछ सही हो भी जाए तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये 1,35,000 इस वजह से आया है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 1,35,000 कम ब्रॉड डाउन उठाया गया था, तो आप मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री बता सकते हैं, क्या बताएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,35,000 से डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और बाद में अगर आपको पता चला कि कोई डेप्रिसिएशन का भी प्रॉब्लम है तो क्या आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे, चार्ज करेंगे क्योंकि एसेट पहले कम थे। तो व्हाट शुड बी द रेक्टिफाइंग एंट्री फाइनली, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। इस सारी सिचुएशन में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश किया हुई है कि अगर ब्रॉड डाउन गलत उठाए गए हों तो चाहे ड्यूरिंग द ईयर सारी ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हो जाए, इवन देन ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट अपीयर हो जाएगा। अब ये आप वर्किंग्स में नोट करें, बाकी फिर हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने प्लीज अपनी वर्किंग्स में कहीं लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3। वर्किंग्स में जाना है जहाँ वर्किंग्स हुई हुई काफी सारी, जहाँ अलाउंस वगैरह बनाए थे उसके नीचे कहीं लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3। बाकी पॉइंट नंबर 3 अब है क्या वो इंशाल्लाह खुद ही करवाएंगे। जी कोई आया रिस्पॉन्स नहीं, मतलब जरा पता करने कितनी देर लगेगा। फाइल F1 वो नीचे फाइल पड़ी वो नीचे टेबल पे। ये नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। नहीं बेटा ये तो बाई मिस्टेक हुआ ना, बाई मिस्टेक ये हो गया है कि एसेट का ओपनिंग 1,50,000 उठाने की बजाय 15,000 उठा लिया, ये बाई मिस्टेक हुआ है। मतलब लेजर जब हम इस साल के बनाने शुरू किए तो पिछले साल के जो क्लोजिंग है उसको उठाते हुए गलती हो गई।
तो अगर तो फॉर एग्जांपल वहां भी गलती है फिर तो ये आपस में कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन इवन देन आपको ठीक करना पड़ेगा। तो कंपनसेटिंग एरर है। अगर फॉर एग्जांपल जितना एरर किसी डेबिट में हुआ उतना क्रेडिट में भी हो गया, फिर तो ये कंपनसेटिंग एरर बन जाएगा। मीन्स से जो सही बैलेंसेस थे उनको उठाते हुए, जब लिखते हुए हमने गलत फिगर उठा लिया, ठीक है। और डेफिनेटली एग्जैक्टली कोई और गलती भी होगी फिर तो ये कंपनसेट हो जाएगा, देयरफॉर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ किसी एक ब्रॉड डाउन बैलेंस में गलती हुई है और वो कंपनसेट नहीं हुआ, तो देयरफॉर फिर सस्पेंस अकाउंट अपीयर हो जाएगा। तो पहले से पढ़ना है इसका क्वेश्चन और आंसर जरा निकाल के दिखाइए, दिखाइए प्रिंट आउट। अब फाइनल है ना ये, आप बस अब ये ना हो कि वो कुछ और हो। नहीं मेरे पास जो फिगर सही नहीं है। ये सारी पॉइंट नंबर 3 में नोट कर लिए प्लीज। ये पढ़िएगा मेरे साथ साथ रहेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ, रेडी है नहीं सारे, सही कंसिडर किया करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, accumulated depreciation was brought forward as to 80,000 instead of 20,000। पहले ये फैसला कर लें सही अमाउंट कौन सी है। ब्रॉड फॉरवर्ड किसे कहते हैं? ब्रॉड डाउन ही का एक नाम है, कैरी फॉरवर्ड भी कैरी डाउन ही का नाम है। ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग की बात हो रही, क्लोजिंग की बात हो रही। कितना ब्रॉड डाउन उठाया गया है कितने की बजाय, प्लीज कैलकुलेटर पकड़े। 540 से कम उठाया गया बैलेंस या ज्यादा उठाया गया? 540,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन बैलेंस कम हो गया है। मेरी तरफ जरा देख के बताएं, सस्पेंस अकाउंट अपीयर होगा किस तरफ? क्रेडिट्स ज्यादा हो गए, क्रेडिट्स कम हो गए हैं? क्रेडिट्स कम हो गए हैं। सस्पेंस अकाउंट किधर आया होगा? क्रेडिट साइड पे, डेबिट ज्यादा हो गया। दोबारा पढ़े सेंटेंस। कितना ब्रॉड डाउन होने की बजाय कितना ब्रॉड डाउन उठाया गया है? ये क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है, डेबिट बैलेंस की बात हो रही है? डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना क्रेडिट बैलेंस था? 820। कितना लिखा गया है? 280। कम लिखा गया है। क्रेडिट्स कम होने से सस्पेंस अकाउंट वक्ती तौर पे क्रेडिट कॉलम में ही होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलने की कोशिश करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सही हेड से शुरू किया करें। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई है? ठीक करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। दोबारा तरतीब से बोल देगा, सस्पेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये एंट्री ज़हन में रखें, अगला सेंटेंस लेके निकाल। द एरर वाज ट्राइड टू बी करेक्टेड। कहते हैं एरर को ठीक करने की कोशिश हुई है विद द डिफरेंस कितने से? 540 बाय, लेकिन ये कोशिश लगता है मेरे जैसे किसी ने की है। ये कोशिश कैसे हुई है? बाय क्रेडिटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डेबिटिंग डेप्रिसिएशन। सही हो गया? दोबारा पहला सेंटेंस पढ़े। इस गलती को ठीक कैसे होना चाहिए था? सस्पेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये एंट्री में रख के पढ़े, उसने कैसे ठीक किया है? काश वो ठीक ना ही करता, लेकिन अब उसने ठीक कर दिया है। लेकिन अब जो उसने ठीक किया है उसके बाद क्या मसला रह गया? क्या उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सही क्रेडिट कर दिया है? लेकिन क्या डेबिट करने की बजाय क्या डेबिट कर गया है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट करने की बजाय डेप्रिसिएशन को अगर उसने डेबिट कर दिया है तो इसको ठीक कैसे करें? डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट। पहला सेंटेंस ये कहता है, दोबारा देखें, कि ये एंट्री ठीक होनी चाहिए थी सस्पेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करके। लेकिन एग्जामिनर ये कहता है कि इसको ठीक करने की कोशिश करते हुए
क्या क्रेडिट हो गया है, क्या डेबिट हो गया है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट होके सही हो गई है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो डेबिट की गई है ये गलत है। इसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? तो आज आपने जगह छोड़ी हुई एंट्री के लिए, बताएं हम फाइनली क्या एंट्री करें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट यार, वो हो गई है। सही करते करते क्या मसला कर दिया है? डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया है, किसकी जगह? सस्पेंस अकाउंट की जगह। तो फाइनली एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से यार? 540 से। एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आई होप के बात क्लियर होगी प्लीज। देन लेके बी रिक्वायरमेंट स्पीड अप और अदर मुकाबले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। क्या कहता है बी रिक्वायरमेंट का भी नहीं के? सर हिम्मत करें प्लीज, हिम्मत करें यार प्लीज, अब तो हिम्मत करें। अच्छा ये काम आपने पेज नंबर 147 पे जाए, कल मेरे साथ टिमोथी में भी किया है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां क्या हो रहा था? वहां अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स गिवन थे और आपसे करेक्टेड मांग रहा था। यहाँ वो आपसे मांग ही क्या रहा है? पढ़े जरा बी आगे दोबारा। यहाँ वो आपसे नेट इफेक्ट का मतलब सिर्फ ये मांग रहा है कि कितना चेंज आएगा। और वैसे भी अगर आप क्वेश्चन देखें स्टार्ट में जाकर पेज 149 पे, ये प्रॉफिट गिवन भी नहीं है। तो अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम करेक्टेड नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या ये बता सकते हैं उसमें कितना प्लस या माइनस होना है? तो हमने इसका नेट इफेक्ट निकालना है। जिस तरह कल हुई है, छोटी सी बात रिवाइज कीजिएगा, रजिस्टर देखेंगे 39,870 समथिंग ढूंढा जरा कहीं। जब हमने नेट प्रॉफिट को ठीक किया, जब नेट प्रॉफिट ठीक करने लगे थे तो एक फिगर कैलकुलेट हुई थी 38930। ये क्या था? अगर मैं यही वर्ड बोलना चाहूं तो ये था नेट इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट्स। ग्रॉस प्रॉफिट इतने से बढ़ा था, नेट इतने से बढ़ा था। तो आज हमने सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है कि हम ये बताएं कि हमारी करेक्शन से प्रॉफिट पे नेट इफेक्ट कितना होना है, विच मींस शायद हमें सिंपली बस क्या करना है, हेडिंग बना लग रहा नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, बताएं किस अमाउंट से शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैंने जान के पूछा है। किस अमाउंट से स्टार्ट करूं? किसी अमाउंट से अब स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या करूं, जितनी एंट्रीज आपने लिखी हैं उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट सोच के लिखता चला जाऊं। आज ज्यादा बेहतर एफर्ट होनी चाहिए कल से। जी एंट्री शुरू कर दें, मेरे साथ साथ मेरे बताते रहे। ये एंट्रीज कौन सी देखने लगे हम? जो हमने लिख ली हैं, जो हमने लिख ली हैं। हर एंट्री को अब हमने दोबारा प्रॉफिट के एंगल से सोचना है, लेकिन बाद जरा पूरी कर लेते हैं। पहली एंट्री बोलना जरा, पूरी एंट्री बोलते जाए। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होने से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने से प्रॉफिट 50,000 डेबिट हो जाएगा। और प्रॉफिट 50,000 डेबिट होने का मतलब कम हो जाएगा। हो जाएगा सर। बैड डेट्स क्रेडिट होने से प्रॉफिट, बैड डेट्स क्रेडिट होने से प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। प्लीज हो जाएगा। वैसे आइडियल ये है कि आप खुद ही करें। करेंगे? करें। अब ये ना बता रहे थे ना कर रहे हैं। अपने आप को जरूर आवाज आए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी का आवाज आए कि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो सकता है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हो।
ना करें वो काइंडली। पेपर से बहुत चैलेंजिंग आता है। बच्चे आप सीए के हवाले से भी आप बच्चे हैं, तो आपको तंग करना मकसद नहीं है, सही प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है सर? सही प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? अपनी फुल एफर्ट कर, तो तंग करना आपको मकसद नहीं है। ये एक दो सवाल करके बात खत्म होती नहीं है जब तक सही प्रैक्टिस ना हुई है। हर चीज में एक नई चीज आती है गेम में। पेपर प्लीज करने के लिए अपनी फुल एफर्ट रिक्वायर्ड है। कर रहे हैं आजकल? जी अगर अपना लिख लें तो काइंडली मेरा चेक कीजिएगा सही। जी डेफिनेटली, अगर आप अब्दुल्ला लेना चाहें तो डेफिनेटली। जी सर, नोट हो गया जी। लॉस 150 लिखूं या 30 लिखूं? आपने अगर 150 लिखा होगा तो आपने फिर 180 भी लिखा होगा। 180 भी लिख, ठीक है, नहीं उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 130 की जगह अगर 180 लिखा है और 150 लिखा तो एक ही बात होगी। लेकिन 180 आपने डेबिट किया होगा और 150 आपने क्रेडिट किया होगा। ठीक है, ये परचेजेस के कम ज्यादा होने से कुछ होता है? अच्छा जी, होता है सर। क्या होता है? वही डेबिट क्रेडिट का खेल है। परचेजेस डेबिट होने से प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और परचेज क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कुछ सोच रहे हैं आप। कोई गलती किसी जगह? आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर का मीनिंग बताएं। हाँ जी, नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट का मतलब बताएं। प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, ऐसे ही नहीं? बढ़ कैसे जाएगा? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। प्लीज आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, एनी इशू? सारी फिगर्स मिल गई? ये लास्ट मैंने डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों की है? क्योंकि क्रेडिट हो रही है, क्योंकि क्रेडिट हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने डेबिट क्यों की है? क्योंकि डेबिट हो रही है।
यकीन माने मैंने इसलिए किए। हाँ, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से क्या होगा? डेप्रिसिएशन कम होके प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के प्रॉफिट कम होने का मतलब डेबिट हो जाएगा। कंफर्टेबल हो गए सर? कंफर्टेबल हो गए सर? ये जरा पता कीजिएगा वो पेज का तो। जी, घर के लिए, घर में कल क्या किया आप लोगों ने? कहाँ तक पहुंची है बीपीएस? कितना % याद आया कल करते हुए? नहीं मतलब कितनी की चीजें भूल गई हैं, कितनी याद आ गई हैं? नहीं, एटलीस्ट जो चीजें फॉर एग्जांपल ज़हन में नहीं भी आई वो कम से कम रिवाइज करके तो याद आ गई ना। रैंकिंग की वर्किंग वाला अगर क्वेश्चन आपने करना है तो वो तो फिर आप करते हैं। और मेरा तो ख्याल था कि रैंकिंग वाली वर्किंग काफी थी हमने। वही जो 3-4 क्वेश्चन वो थे, एक और बाद में और किया आपने। रैंकिंग वाली अगर कोई क्वेश्चन करना है। अब वो जो क्वेश्चन मैं बार बार बोलता रहता हूँ, बनी है और डिस्टिगल, सर ये अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं किसी पुराने सवाल में तो काइंडली वो लेक्चर दोबारा सुन लें। अगर काइंडली प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा करने के बाद याद नहीं आ रहे तो इसका फिर सोल्यूशन ये नहीं है कि मैं 1 मिनट में नहीं बता सकूंगा, तो उसका फायदा नहीं होगा। आप फिर काइंडली वो लेक्चर दोबारा सुनना। जी वो बेटा रखें आप, इंशाल्लाह याद है। स्टैंडर्ड्स आपके पास कहाँ तक पहुंचे? नहीं ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो गए? अच्छा, बनी ईयर टाइप की मैं बात कर रहा था। बनी ईयर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपने आई होप कि अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं। मैं एक उस तरह के क्वेश्चन अब देने लगा हूँ, एक नया क्वेश्चन जस्ट टू टेस्ट कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको, इसकी कॉपी करवा लो यार, बच्चे काउंट करके कॉपी करवा लो है। मेरे ख्याल आंसर दे दें ताकि फिर बाद में टाइम ना वेस्ट हो। इसमें ये जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें IAS 40 है, इसमें बोरिंग कॉस्ट है और रिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है। तो मेरे ख्याल वही सारी चीजें आ जाएंगी। कौन से स्टैंडर्ड्स बोले मैंने? IAS 40 है, IAS 16 होगा, IAS 23 है। लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन अब इस वक्त अगर आप कर रहे हैं तो इट इज अज्यूम्ड कि पहले आपने पिछले वो क्वेश्चन बार बार कर करके याद ही तकरीबन कर लिए हैं। मतलब ये नहीं कि वो अभी सोचने हैं और ये शुरू हो गए। तो अगर इसको भी सीधा आंसर देखना है, हाँ मिस्टेक्स यकीनन होंगी, मिस्टेक्स तो होती रहेंगी और रिफाइन तभी रिफाइन होंगी। तो ये लेकिन अगर पिछले रिवाइज नहीं है फिर इस क्वेश्चन का फायदा नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को होल्ड ऑन इसी रखा हुआ था काफी अरसे से, ताकि पहले आपके पिछले क्वेश्चन बार बार होकर अगर आपके जहन में सेटिंग हो जाए। IAS 23 है, मनी ईयर था जिससे गिल कहता रहता हूँ मैं। और उसके बाद एक एंड में कोई क्वेश्चन जिसमें IAS 40 भी आया हुआ, दोनों कैश भी एक था। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपने अपनी नजर से देखे हुए। तो ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे मैं शेयर करता हूँ, आपकी बुक में नहीं क्वेश्चन है। तो ये आप टी रूम से फिर लेके जाइएगा, ठीक है? वो कॉपी करवा लें आफ्टर द क्लास पे, टी रूम से ले लीजिएगा। तो आज इसी को असाइनमेंट रख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, क्वेश्चन विद आंसर मिलेगा। तो इसको तो आज टाइम देंगे तो घंटा 2 घंटे, ठीक है? तो वैसे अब आपकी बाकी क्लासेस कहाँ तक पहुंची है? आपकी बाकी क्लासेस अब खत्म हो गई सारी? आज आपकी क्लास है। चलिए फिर हम अब डेफिनेटली हम भी एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खत्म करने के साथ साथ सही खत्म भी करना चाहते हैं। तो कल हम जब मिलेंगे, कल हमारा नॉर्मल टाइम आपको पता ही है, तो फिर नेक्स्ट वीक में हम कौन सा टाइम, अब पी टाइम है ना, मैं अपनी कन्वीनियंस रख सकता हूँ, थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड टाइम रख लेते हैं ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल बात खत्म हो जाए। लेकिन दूसरा जो मैंने 7 सेंटेंस बोला है वो ज्यादा जरूरी है। ये कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आना कि आपका सिलेबस कितना अर्सा पहले खत्म हुआ था। हाँ यकीनन जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन सही खत्म करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह एक क्वेश्चन और करेंगे और साथ फिर मंडे से ऑनवर्ड जो हमारा टाइम क्या होना चाहिए, मैं जरा सोच लूँ आज बाकी क्लासेस के एडजस्टमेंट के साथ, तो फिर कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? आज की असाइनमेंट क्या मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हुए सॉरी ये क्वेश्चन करते हुए अगर काइंडली कुछ चीजें ना याद आए तो प्लीज उन्हें पीछे ढूंढना है रादर देन आंसर। पहले मैक्सिमम कोशिश करनी है कि खुद से हो जाए, और डेफिनेटली इसके बाद अगर मिस्टेक्स हो तो वो ठीक है, फाइनली आप आंसर में से देखें। लेकिन पहले जो जो स्टैंडर्ड्स मैंने बोले हैं आपको महसूस हो कि कहाँ कहाँ से चीजें, उनको एक नजर जरूर रिवाइज करना चाहिए।
ठीक है, एक अच्छा सवाल है तो मेरा ख्याल है फाइनली एक बेहतरीन सी रिवीजन हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप पता नहीं आप कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप मुस्तफा साहब आप काइंडली जरा अगर वो पिछली जिस दिन डिस्कस हुआ है अगर उसको दोबारा कहीं सुन के देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो रेलिवेंट आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है वो वहां से फिर रिवाइज करें। नहीं अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई और मिक्स भी हो सकता है, तो इस तरह ना करें, इसकी बजाय क्वेश्चन करें आप। जो मिक्स हो रहे हैं बस वो क्वेश्चन करते हैं। ये जिस तरह के स्टैंडर्ड मिक्स होते हैं, IAS 20 मिक्स होता था, IAS 40 मिक्स होता था, तो इन क्वेश्चंस में आ गए मैक्सिमम यही मिक्स होते हैं। बाकी EPS, कैश फ्लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये शायद मिक्स नहीं होते। तो यही है, IAS 16 है, IAS 40 है, IAS 20 है, IAS 23 है, यही नॉर्मली होता है। चेंजेस इन इक्विटी पे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, लेकिन उसमें फिर IAS 16 मिक्स हो जाता है, IAS 40 मिक्स हो जाता है, तो ये मेरे को परेशानी की जरूरत नहीं है। आप जो क्वेश्चन करते हो वो सॉरी मुझे बताना नहीं याद रहा, अगर आपने करना तो एक क्वेश्चन ये वाला करना। जी मुस्तफा ठीक है प्लीज। ये वाला करना, इसमें वो तीनों चीजें आ जाएंगी। पेज नंबर 241 ये किया हो आप लोगों ने पहले भी, इसको कर ले रिवाइज, इसमें वो डिस्क्लोजर भी है। जी वॉल्यूम 2 में लोन एग्रीमेंट फीस है, लोन, हाँ कमिटमेंट फीस, तो इसको स्पेसिफिक फॉरेन में इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमने, हाँ जी वो क्योंकि वो लोन के लिए लोन होता ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए, इसी वजह से उसके पे हाँ। कैपिटल जी अहमद, जो मैं रोज कहता हूँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यार, इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप रेशोज कर लें, रेशोज अगर होगी बार बार IAS 8 कर लें, तो मैं तो ये बार बार जो क्वेश्चंस कहता हूँ मेरे नज़दीक यही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई और टॉपिक करना है तो मेरे ख्याल है इंदर में कैश फ्लो रिवाइज करना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहले जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ क्वेश्चन ये मेरे ख्याल है पहले ये करें। पुराने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे मेरी नज़र में तो मैंने बार बार आपको कहे, और अगर आपने कर ली हुए तो बाकी और जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह एक दफा फाइनली आपको किसी पेज पे लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। ओके।